जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड की तैयारी में जुड़े हुए होंगे। दोस्तों, आज की कक्षा में हम लोग सामाजिक विज्ञान का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और सर जी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन और एक होता है आपका 2 मार्क्स वाला, यानी शॉर्ट क्वेश्चन। तो हम कौन-सा करेंगे? तो सर जी, मैं आपको बता दूँ, हम लोग जो है 2 नंबर वाला जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, उन सारे प्रश्नों को करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर के हम लोग इस सीरीज में 100 इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। आज उसकी पहली कक्षा है जिसमें हम लोग इस 100 का 100 तो एक दिन में कर लेंगे, तो आपको ना ही याद होगा और समय भी काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा और दूसरे सब्जेक्ट को आप लोग पढ़ भी नहीं पाएँगे। तो रोज़ हम लोग थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके इस जर्नी को आगे बढ़ाएँगे और आपका 100 का 100 क्वेश्चन अगर आप लोग याद कर लेते हैं बच्चा, इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कैसे-कैसे एग्ज़ाम में पूछा गया है वो भी मैं लिख कर के लाया हूँ। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता है, नहीं तो क्यों नहीं आएगा, आएगा तो क्यों आएगा, सब कुछ आपको क्लास में पता लग जाएगा, ठीक है? तो बार-बार पूछा जाने वाला प्रश्न है बेसिकली, तो ध्यान से करिएगा इन सारे प्रश्नों को। पीडीएफ की बात करें तो इसका पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और साथ ही साथ में मैं इसका पीडीएफ जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डलवा दूँगा। तो वहाँ से भी जाके आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फ़ायदा ये हो जाता है कि वहाँ पर आपको इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्यूज़ मिल जाता है जिससे आप टेलीग्राम से, तो वहाँ से जो है आप जो है आपकी अच्छी खासी ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वहाँ से आप लोग ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हैं और क्लास का नोटिफ़िकेशन भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाता है, ठीक है जी? तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, इधर-उधर की बातें नहीं करेंगे। बेहतरीन तरीके से डायग्राम के साथ में, इमेज के साथ में मैं सारा कुछ लेकर के आया हूँ। आपको याद भी हो जाएगा, पढ़ने में भी आनंद आएगा और जब पीडीएफ से पढ़िएगा तो और मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है? चलिए जी। शुरुआत करते हैं अपन कक्षा की और पहला प्रश्न आपका कि खूनी रविवार क्या है? प्रश्न आपका 2020 का एग्ज़ाम में और 2022 का एग्ज़ाम में पूछा गया है, मतलब पूछा जाता है प्रश्न पहली बात तो। और ये इंटरेस्टिंग घटना है, आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। एक बार मैं अगर आपको समझा दूँगा, आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है? चलिए जी, 1 मिनट ज़रा मैं चलो भैया इसको सॉलिड कलर में ही चलिए शुरू किया जाए। तो खूनी रविवार क्या था? तो जैसे देख सकते हैं भैया, मैं इधर आ जाऊँ ज़रा-सा, ये देखिए भैया संडे का दिन है और यहाँ हो गया है खून, इसी को बोल देंगे खूनी रविवार। बस यही समझ लीजिए, संडे के दिन हुआ होगा क्या? खून हुआ होगा, मर्डर हुआ होगा। इसी को क्या बोला जाएगा? खूनी रविवार बोला जाएगा। अरे सर जी, क्या बात बोल रहे हो? यही हुआ होगा? बिल्कुल यही होगा बच्चा। लेकिन इसमें जो खून हुआ है, ये कुछ अलग ढंग से हुआ है, इसके पीछे का थोड़ा-सा कारण भी लिख देंगे तो एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आ जाएगा। खूनी रविवार मतलब रविवार को खून हुआ है, समझते हैं जी। खूनी रविवार हत्या की एक घटना है, मतलब मर्डर का एक वो घटना है, जो रूस में रविवार के दिन घटित हुई थी। खूनी रविवार कब घटित हुआ था? तो रविवार को घटित हुआ था। कहाँ घटित हुआ था? तो रूस में घटित हुआ था। रूस में ज़ार के शासन से लोग तंग आ गए थे। ज़ार किसको बोलते हैं? सर जी, ज़ार मतलब बर्तन। अरे भैया, ज़ार वही जिसमें पानी वगैरह रखते हैं, वही वाला ज़ार है क्या? नहीं, नहीं बच्चा। यहाँ पर जो आपका ज़ार लिखा गया है, ज़ार का मतलब होता है रूस का जो राजा होता है ना, रूस का जो सम्राट होता है, उसी को ज़ार बोला जाता है। यहाँ लिखा गया है कि रूस में ज़ार के मतलब राजा के शासन से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, बहुत ज़्यादा तंग आ गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ का रूस का राजा जो अपना मनमानी करता था, ठीक है? तो वो बहुत ज़्यादा जो है अपना खौफ फैला के रखा था कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमसे कोई भी जो है मतलब नहीं लड़ सकता है, कोई नहीं जीत सकता है। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि 1905 में रूस और जापान में युद्ध हो जाता है। उसमें जापान जीत जाता है, रूस हार जाता है। अब रूस ठहरा बड़ा देश और जापान थोड़ा-सा, भैया जापान एकदम इत्तू-सा देश है, भैया समझ गए? जापान है छोटा देश और रूस है बड़ा देश। अब रूस जब जब छोटा बच्चा बड़ा आदमी को उठा के पटक देगा तो बड़ा आदमी का बेइज़्ज़ती होगा। तो यही हुआ, रूस को जब जापान मार दिया तो रूस का बेइज़्ज़ती हो गया। अब रूस का राजा जो है अपना नागरिक को मुँह दिखाने लायक नहीं रहा। काहे कि रूस का राजा बोल के रखा था कि हमसे कोई नहीं जीत सकता है, हम सब सबसे ताकतवर देश है। लेकिन हो गया इसका उल्टा, बच्चा आपको आगे मार के चला गया। इसी में जो है रूस का जनता वहाँ पर क्रांति कर देता है और क्रांति करने का एक और कारण भी था कि ज़ार अत्याचार किया हुआ था, हाँ, भूखमरी का स्थिति आया हुआ था, जो जनता जो है ठीक से उसका भरण-पोषण नहीं हो रहा था। किसान का स्थिति बहुत खराब करके रखा था राजा, जहाँ का राजा होगा किसान और मज़दूर का स्थिति वहाँ दयनीय होना ही होना है, ठीक है? तो ये सब जो है जुलूस निकाल कर के गया राजा के पास, "सर जी, मेरा प समस्या सुनिए, आपने तो जो अफ़वाह फैला के रखा था, वो तो चला गया। आप तो जीत नहीं पाए।" तो इसी में ये सब ज प्रश्न का जवाब नहीं देना पड़े, रूस को राजा को तो लाज लगा हुआ था। वो क्या बोला कि जो-जो आ रहा है ना महल में हमसे बात करने, सबको मार दो। तो वहाँ का सैनिक जो था सबको मार दिया। सबको मार दिया तो हो गया खून। खून किस दिन हुआ था? तो वो हुआ था आपका रविवार को। इसी को हम लोग बोल देंगे खूनी रविवार। उम्मीद है आपको क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा कहानी, ठीक है? तो अत्याचार काफ़ी बढ़ गया था। उनका उनका अत्याचार काफ़ी बढ़ गया था। इसी संबंध में बात करने के लिए एक प्रार्थना पत्र के साथ में शांतिपूर्ण जुलूस निकाल कर के मज़दूर ज़ार से मिलने पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे। ज़ार मतलब राजा।
मजदूर किससे मिलने जा रहा था? राजा से मिलने के लिए। शांतिपूर्ण जुलूस निकाल करके, एक जुलूस होता है कि भैया मसाल-वसाल ले लिए हैं, जलाए ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं। शांतिपूर्ण चुपचाप जा रहा था राजा से बात करने के लिए, लेकिन राजा उस पे गोली चलवा देता है और वहाँ का लोग मर जाता है। आगे पढ़ते हैं। उसी समय सैनिकों ने उन पर गोली बरसा दी। इसी के परिणामस्वरूप 1000 से अधिक मज़दूर मारे गए, बहुत सब लोग मारे गए। इसी को खूनी रविवार की घटना कहते हैं भैया, सब मार दिया, फायरिंग दे दिया, जितना लोग आया था जुलूस निकाल कर के, सबका कहानी खत्म कर दिया, सबको टैं बुलवा दिया और किस दिन हुआ था? संडे के दिन हुआ था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? खूनी रविवार बोलते हैं। उम्मीद है क्लियर होगा और एक बार आप लोग पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलिए। अगला है रूसी क्रांति के 2 कारणों को लिखें। इसमें क्या लिखना है सर जी? इसमें जो है रूसी क्रांति का 2 कारण बताना है। और देखिए प्रश्न आपका कितना बार पूछा है, ये देखिए 2013 में पूछा है, 17 में पूछा, 18 में पूछा, 19 में पूछा, 21 में पूछा। देखिए पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? भैया कितना बार पूछा गया है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ इम्पोर्टेंट है। अब रूस में जो क्रांति होता है उसका 2 कारण लिखना है। तो कहीं पे भी क्रांति होगा ना बच्चा, तो 2 कारण तो होबे करेगा। या तो वहाँ का राजा बेईमान होगा, और राजा यदि बदमाश होगा, बेईमान होगा, तो वहाँ का जो किसान का स्थिति है, मज़दूर का स्थिति है, वो दयनीय होगा। ई दूगो ऐसा पॉइंट है निरंकुश राज शासन और आपका मज़दूर और किसान की दयनीय स्थिति आप हर क्वेश्चन में लिख सकते हैं, समझ गए? तो इसमें कोई डरने का ज़रूरी नहीं, इसमें भी लिख दीजिए, लिख दिए जी। रूसी क्रांति के 2 महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित है, क्या-क्या? पहली बात तो निरंकुश शासन, निरंकुश मतलब भैया राजा पे कोई अंकुश नहीं लगा हुआ था, राजा अपना मनमानी करता था। तो क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण जाड़ की निरंकुशता थी। जाड़ मतलब राजा, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जाड़ हमेशा विरोधियों को कठोर से कठोर दंड दिया करता था। अब विरोधी मतलब उसका जो विरोध में रहता था। अब भैया कोई बोल दिया कि राजा जी आप ऐसा काम जो ये जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं, आपको इसको इस तरह से करना चाहिए। तो जाड़ को लगा कि ये तो मेरा विरोध कर रहा है, बस उसको फांसी पे टंगवा दिया या बोला कि लगाओ इसको 250 कोड़ा। तो इस सब का मतलब थोड़ा-थोड़ा बात के लिए बहुत ज़्यादा-ज़्यादा सज़ा दे देता था। लोगों को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी, लोग को कोनो प्रकार का आज़ादी नहीं था, लोग खुल कर के बोल नहीं सकता था, खुल करके अपना रोज़गार नहीं कर सकता था, कोई काम ही खुल के नहीं कर सकता था। इस अत्याचार से प्रजा का विरोध और असंतोष बढ़ता जा रहा था और यही जो अत्याचार कर रहा था राजा, इसी कारण वहाँ का जो प्रजा था, वहाँ का जो लोग था, उसका अत्याचार बढ़ा, मतलब उसका विरोध बढ़ा, विरोध प्रदर्शन बढ़ा, असंतोष बढ़ा और वहाँ पर क्रांति हुई। पहला कारण तो ये हो गया, जाड़ की निरंकुश। इसमें आप लोग लिख दीजिएगा कि जाड़ निरंकुश था, प्रजा की भलाई नहीं चाहता था, वह जनता के हित के में कोई भी काम नहीं करता था, इसी कारण जनता परेशान थी और उन्होंने विद्रोह किया। इस तरह से भी लिख सकते हैं आप लोग, समझ में आ गया। तो दूसरा लिखेंगे कृषक और मज़दूर की दयनीय स्थिति। दयनीय मतलब होता है बुरा, मज़दूर और कृषक का बुरा स्थिति। रूस में किसान एवं मज़दूर की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। दयनीय मतलब होता है बुरा। दयनीय मतलब क्या होता है बच्चा? बुरा। तो रूस में किसान और मज़दूर का स्थिति जो था बहुत खराब था, बहुत दयनीय था। मज़दूर तथा श्रमिक भी शोषण के शिकार थे। मज़दूर खाली किसान ही नहीं, मज़दूर और श्रमिक, श्रमिक मतलब जो होता है आपका जो मेहनत करता है, भैया मेहनती मज़दूरी समझिए, वो जो है शोषण का शिकार था। मतलब बड़ा लोग जो पैसा वाला लोग था उसका शोषण कर लिया करता था। अब मज़दूर का शोषण में क्या होगा जी? मज़दूर का शोषण में सर जी मज़दूर से काम ले लिया जाएगा, काम करवा लिया जाएगा और उसको पैसा नहीं दिया जाएगा, ये हो गया मज़दूर का शोषण। अच्छा किसान से क्या शोषण किया जाएगा किसान का? तो किसान से सर जी खेती पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाएगा या खेती का कुछ हिस्सा ले लिया जाएगा, हड़प लिया जाएगा। तो ये हो गया किसान पे किसान का शोषण। तो ये किया जाता था। इनसे अधिक काम करवाया जाता था और इसको मज़दूरी कम दी जाती थी। भैया इससे जो है काम ज़्यादा करवा लेता था और इसको मज़दूरी जो है मज़दूरी ये कम होगा, मज़दूरी कम दी जाती थी। ठीक है, किसको? किसको जी? तो मज़दूर को, किसान को। तो ये सब चीज़ें थी जिसकी वज़ह से वहाँ जो है क्रांति हुई रूस में जो है आपकी रूस में क्रांति हुई। रूसी क्रांति के 2 कारण बता रहे थे ना, तो रूस में क्रांति हुई, क्लियर होगा। अगला है सर्वहारा वर्ग। अब सर्वहारा वर्ग मतलब सब वर्ग। किसान मज़दूर हो गया, जो सामान्य वर्ग होता है किसान वर्ग, मज़दूर, किसान, मज़दूर, व्यापारी या जो सुविधाहीन है, जिसको किसी प्रकार का सुविधा प्राप्त नहीं है, जैसे आपका हो गया दुकानदार, चपरासी, ये सब जो है, ये सब आपका सर्वहारा वर्ग में आता है। ये लिखा गया है सर्वहारा वर्ग समाज का एक ऐसा वर्ग होता है जिसमें किसान, मज़दूर एवं आम लोग शामिल होते हैं। सर्वहारा वर्ग में किसान, मज़दूर एवं आम जनता लोग जो है, ये सभी सर्वहारा वर्ग में आएगा। अब देखिए इतना सा लिख देंगे तो 2 नंबर नहीं मिल जाएगा, ठीक है? इसके लिए आपको थोड़ा-सा और लिखना पड़ेगा। तो भैया इसमें लिखा हमने कि कार्ल मार्क्स के अनुसार कार्ल मार्क्स ने कहा कि सर्वहारा वर्ग मज़दूर तथा श्रमिक का वर्ग था। किसका? मज़दूर और श्रमिक का वर्ग था, जो सुविधाहीन था। कार्ल मार्क्स ने कहा कि सर्वहारा वर्ग जो है, किसान और मज़दूर का एक वर्ग था। वर्ग मतलब कक्षा नहीं समझिए, वर्ग क्लास होता है बेसिकली, ठीक है? मतलब एक स्तर था, जिसमें सुविधाहीन मतलब जिसको किसी प्रकार का सुविधा नहीं था, जिसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, ऐसा लोग आता था। पूंजीपति वर्ग द्वारा इस वर्ग का पूरी तरह से शोषण किया जाता था। मतलब जो पैसा वाला आदमी था,
वो जो है किसान मजदूर का शोषण करता था। हमने लाइन बढ़ाने के लिए ये 2 मार्क्स ऐड कर दिया। बाकी आप लोग यहाँ तक भी लिख के आ जाएँगे तो काम चल जाएगा। सरवाड़ा वर्ग समाज का एक ऐसा वर्ग है जिसमें किसान, मजदूर, आम लोग आते हैं। कार्ल मार्क्स परिभाषा दिया कि सरवाड़ा वर्ग जो है मजदूर और किसान का एक ऐसा वर्ग है जो सुविधाहीन है, जिसके पास जो है किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं है जिसको, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका सरवाड़ा वर्ग का परिभाषा। अगला है कि रूसी क्रांति के पूर्व, पूर्व मतलब पहले, किसान की स्थिति कैसी थी? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। रूसी क्रांति के पूर्व मतलब रूसी क्रांति के पहले किसान की स्थिति कैसी थी? ये आपको बताना है जी। देखा जाए तो रूसी क्रांति से पूर्व, पूर्व मतलब पहले किसान की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। हमने दयनीय का मतलब बता दिया। दयनीय मतलब बहुत बुरी थी। कैसे जी? तो वे पूंजीपति वर्ग के अधीन अपनी ज़मीन से बंधे हुए थे। अब देखिए होता क्या था कि रूस में कहीं भी राजा होगा तो राजा भैया लगा के रखा होगा, टैक्स बढ़ा करके रखा होगा जनता पर या किसान पर, ठीक है? तो यदि टैक्स बढ़ा हुआ होगा तो भैया जन किसान जो है, किसान अपना ऋण नहीं दे पाएगा, टैक्स नहीं दे पाएगा। अभी आप ही सोचिए ना, जो साबुन आप ₹5 में खरीदते हैं उसको टैक्स बढ़ा करके सीधा उसका ₹10 कर दिया जाए, साबुन का खर्च कम करेंगे कि नहीं करेंगे? यदि ₹100 कर दिया जाए तो साबुन से नहाने छोड़ देंगे, है कि नहीं? तो वही बात है, यदि किसान के ऊपर में किसी के ऊपर में टैक्स बढ़ा देगा तो किसान को जो जो है पैसा देने के लिए, अब किसान तो किसान ही करेगा और कुछ कर नहीं सकता है। तो अब किसान के पास पैसा बच नहीं रहा है, तो किसान क्या करेगा? पैसा का टैक्स भरने के लिए, टैक्स को पूरा करने के लिए, टैक्स देने के लिए वो क्या करेगा? वो लेगा ऋण। ऋण किससे लेगा सर जी? तो ऋण पैसा वाला से लेगा। पैसा वाला कौन होता है? जो पूंजीपति होता है। पूंजीपति मतलब जिसके पास पैसा पूंजी होगा वही तो ऋण देगा। तो वो ऋण देता था। अब ऋण देने के बदले में कुछ तो लेगा ना, तो ऋण देने के बदले में किसान का ज़मीन गिरवी रख लेता था। किसान का ज़मीन रख दिया और उसके बदले में पैसा दे दिया। तो वही लिखा हुआ है, वह पूंजीपति वर्ग के अधीन अपनी ज़मीन से बंधे हुए थे। किसान के पास पूंजी का अभाव था मतलब पैसा नहीं था, जिसके कारण वह करों के बोझ तले दबे हुए थे। किसान ज़ार के शासन से खुश नहीं थे, इसी कारण रूसी क्रांति में इन्होंने अपना पूरा योगदान दिया। अब यहीं पे हमने लिख दिया जो हमने पहले डिस्कस किया था कि किसान जो है ज़ार के शासन से, रूस के राजा के शासन से खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि वहाँ जो है उन्होंने टैक्स बढ़ा के रखा था। अब टैक्स बढ़ेगा तो वो किसान के पास पैसा नहीं होगा, किसान के पास पैसा नहीं होगा, उसको कर्ज लेना पड़ेगा, कर्ज लेगा, उसको ज़मीन गिरवी रखना पड़ेगा, ज़मीन गिरवी रख के ही तो कर्ज देगा। तो उसके बाद जो है मतलब वो फिर ज़मीन अपना छुड़ा नहीं पाएगा, काहे कि वो ज़मीन महँगा दाम में देगा, भैया ब्याज वगैरह दीजिए। अब ये पैसा नहीं दे पा रहा है तो बाद में क्या पैसा देगा? इसी वजह से जो है, इसी वजह से रूस में क्रांति हुआ, किसान जो है पूरा योगदान दिया, अपना भर-भर के जो है पूरा सहयोग दिया क्रांति को, ठीक है? क्लियर होगा। अगला है, किन्हीं 2 प्रावधानों का ज़िक्र करें, जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। मतलब ऐसा 2 गो प्रावधान बताना है, जो बताता है कि भारत में धर्मनिरपेक्ष है मतलब सभी धर्म को एक जैसा माना जाता है। लिख दिए, भैया वो 2 गो प्रावधान निम्नलिखित है, जो है भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है। पहला प्रावधान लिखा गया है संविधान में कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य में कोई भी धर्म का लोग आके बस सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपना इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है। इस संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है? नहीं तो आप देखते हैं कि भैया यूपी जो है, मान लीजिए यूपी खाली हिंदू राष्ट्र होता, वहाँ मुस्लिम नहीं होता, ऐसा हो सकता था। लेकिन ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसा विशेष राज्य मान लीजिए तमिलनाडु, वहाँ खाली मुस्लिम ही होता, ऐसा हो सकता था, अगर भारत धर्मनिरपेक्ष देश नहीं होता तो। लेकिन संविधान में लिख रखा है कि भारत के किसी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, यहाँ तक कि भारत का भी अपना कोई धर्म नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कोई भी धर्म को अपना सकता है, लेकिन याद रखिएगा भैया मम्मी-पापा धोएगा, इसीलिए ऐसा काम नहीं कीजिएगा। ठीक है? प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म को अपना सकता है। इसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। याद रखिएगा यहाँ लिखा गया है कि राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ऐसा नहीं लिखा गया है कि परिवार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। भई परिवार तो मारेगा हाथ गोड़ तोड़ के। इसीलिए किसी भी धर्म को मतलब जो जैसे हैं वैसे रहना है। ठीक है? ऐसा संविधान में प्रावधान किया गया है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी धर्म को अपना सकता है। लेकिन 2 गो बोला है, हमने 1 लिखा, 1 और लिखना पड़ेगा जी चलिए। राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, विभेद नहीं करेगा। दूसरा प्रावधान लिखा गया है कि राज्य जो है धर्म के आधार पर मतलब कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ई आधार पर कि भैया कोई योजना लेके आए और वो योजना जो है सिर्फ मुसलमान के लिए होगा। कोई ऐसा योजना आ गया, वो योजना सिर्फ हिंदू के लिए होगा, बाकी दोनों के लिए कुछ नहीं होगा। ऐसा व्यवस्था अपने संविधान में नहीं किया गया है। इसमें बोला है कि नागरिक के बीच में धर्म को लेकर के कोई विभेद नहीं किया जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि कोई रोज़गार मान लीजिए कोई भर्ती निकाला और उसमें खाली हिंदू को ही लिया जाएगा या उसमें कोई किसी खास वर्ग यानी मुसलमान को ही लिया जाएगा या सिख को ही लिया जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई भी आपका जो है भर्ती होगा, कोई भी रोज़गार मिलेगा, कोई भी योजना होगा, किसी भी प्रकार का फंक्शन होगा तो वहाँ सब कोई आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये लिखा गया है, ठीक है जी? चलिए। अगला प्रश्न है आपका, ग्राम पंचायत के किन्हीं 2 कार्यों को लिखें। अब ग्राम पंचायत का 2 गो काम लिखना है, 2000
21 के एग्जाम में पूछा गया, गाँव का पंचायत जो था उसका 2 गो काम बताना है जी। तो ग्राम पंचायत का काम निम्नलिखित है भैया, लिख दिए। और आप देख सकते हैं भैया ये है सरपंच जी, और यही सब काम करवा रहे हैं, देखिए बता रहे हैं भैया तुम ही करना, ठीक है? इसका काम बताना है, चलिए काम समझते हैं। ग्राम पंचायत के 2 प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला काम कि पंचायत में कितना पैसा आया है, कितना पैसा खर्चा हुआ है, इसका लेखा-जोखा तैयार करना, इसी को बोलते हैं बजट। अब आप घर में भी बजट बनाते होंगे, सर जी मेरे घर में इनकम है मान लीजिए 10,000 रुपया और मैं जो है खर्चा कर रहा हूँ 8,000 रुपया, तो 2,000 रुपया बचा, अब कहाँ-कहाँ खर्चा किया, इसी को बोलते हैं बजट, ठीक है? तो अब पंचायत के लिए बन रहा है, अपना पूरा पंचायती इलाका के लिए बन रहा है, तो पंचायत के लिए बजट हो गया, ठीक है? तो पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना और बजट तैयार करना, सामुदायिक कार्यों में सहयोग करना, कोई भी सामुदायिक कार्य हो रहा है, जैसे कहीं पे फंक्शन हो रहा है, वहाँ पे सहयोग करना, ऐसा नहीं कि उसको मना कर देना, नहीं वहाँ पे जाके सहयोग करना, कुछ दान-वान हो सके तो देना, पैसा वगैरह जिस जिस हिसाब से सहयोग हो सके उस हिसाब से करना। प्राकृतिक संसाधन में सहायता प्राप्त करना, अब कोई भी प्राकृतिक संसाधन है जैसे कुआँ खोदना है किसी को, जल प्राप्ति करना है, इसके लिए कुआँ खोदने के लिए पैसा वगैरह देना, कुआँ खुदवाना है, नगर में पानी का व्यवस्था करना, ये सब काम किसका है? ये सब काम है पंचायत का, ठीक है? ग्राम पंचायत का। अगला है कृषि हो गया, बागवानी हो गया, चारागाह हो गया, इस सब का विकास करना, कृषि, बागवानी, चारागाह, देखना कि खेती बढ़िया से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या समस्या है, हाँ? क्यों किसान खेती नहीं करना चाह रहा है, ये सब चीज़ देखना किसका काम है? ग्राम पंचायत का काम है। 2 काम लिखना था, दोनों 2 लिख दीजिएगा ग्राम पंचायत के विकास के लिए बजट तैयार करना और बाकी लिख दीजिएगा कृषि, बागवानी, चारागाह इस सब के विकास के लिए, इस सब के विकास के लिए कार्य करना। 2 हो जाएगा आराम से, चलिए। अगला है संघीय शासन की 2 विशेषता। अब देखिए, ये एक होता है एकहरी शासन व्यवस्था, इसमें क्या होता है जी, एकहरी शासन व्यवस्था में अरे भैया समझिएगा, एक होता है आपका एकहरी शासन व्यवस्था, इसमें क्या होता है, सिर्फ़ केंद्र स्तर पर सरकार होता है, सिर्फ़ केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर सरकार नहीं होता है। और एक होता है आपका संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र स्तर पर भी सरकार होता है और राज्य स्तर पर भी सरकार होता है, ठीक है? आपसे पूछ रहा है कि संघीय शासन की 2 विशेषता बताना है। तो पहला तो भैया संघीय शासन जो जिस देश में होगा, वहाँ का संविधान लिखा गया होगा। वहाँ का संविधान क्या होगा जी? वहाँ का संविधान लिखित होगा, लिखित मतलब लिखा गया होगा। जैसे अपना भारत देश में संघीय संविधान है, संघीय शासन है, मतलब केंद्र स्तर पे भी सरकार है और राज्य स्तर पे भी सरकार है। तभी तो आप देखिए भैया, ये है आपके पीएम मोदी और ये है आपके नीतीश कुमार, हाँ? 2 स्तर पे सरकार चला रहे हैं, ये देश के लिए सरकार चला रहे हैं, ये जो है अपना राज्य के लिए चला रहे हैं, है कि नहीं? तो 2 स्तर पे है सरकार। इसका अपना भारत देश में यदि 2 स्तर पे है, पहली बात तो भारत देश का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। वही लिखा गया है कि संघीय देश में, संघीय शासन में लिखित संविधान होता है, लिख दिया जी। अच्छा इसमें क्या स्तर पे शासन होगा? 2 स्तर पर होगा। एक होगा आपका केंद्र के स्तर पर और दूसरा होगा आपका राज्य के स्तर पर। तो ये लिखा गया इसमें 2 स्तरीय सरकारें होती है, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर। क्लियर होगा आपको, आसान चीज़ था। नगर निगम के किन्हीं 2 कार्यों को लिखें, 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया कि नगर निगम का 2 गो कार्य बता दीजिए। नगर निगम का 2 गो कार्य क्या-क्या हो सकता है? पहला तो भैया क्षेत्र में जो इलाका नगर निगम अपना इलाका में नाली का निर्माण करे, हाँ? शौचालय का निर्माण करे। ये देखिए भैया नाली बनवा रहे हैं, है कि नहीं? तो नाली का निर्माण करें। उसके बाद लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएँ, मतलब पीने के लिए शुद्ध पानी दे। ये भी तो नगर निगम का काम है कि नहीं? ये सब काम जो है, ये सब काम नगर निगम का होता है। ये काम आप लोग पंचायत में भी थोड़ा मोड़ा लिख देंगे कि प्राकृतिक संसाधन पंचायत में भी लिख सकते हैं भैया कि शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। आप पंचायत में स्थित नालियों की देख-रेख करना, उसका निर्माण करना, आपका मन, ठीक है? थोड़ा-सा दिमाग लगाएँगे तो लिख लेंगे, ये सब गाँव वगैरह में देखते होंगे। अगला प्रश्न, भारत में नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें, 2020 और 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। नदी का प्रदूषण, नदी प्रदूषित हो रहा है, इसका क्या कारण है? तो कारण बताना है जी। तो ये देखिए भैया, ये है आपका जल प्रदूषण और इसका कारण बताना है, तो कारण देखा जाए ये बह रही है आपकी नदी और इसमें सर जी कचरा डाल रहे हैं, हाँ? ये देखिए आपका जो शहर से कचरा आया इसी में गिरा दिए और फिर नदी में जो है उद्योग से जो कचरा निकलता है वो भी इसी में बहा देते हैं। उसके बाद जो है बात करें खेत वगैरह में दवाई-ववाई छिड़कते हैं, वो भी जो है वर्षा के द्वारा बह करके नदी में ही मिल जाता है, तो इससे भी जल प्रदूषण होगा। अब देखिए, ये मान लीजिए जो इलाका में नदी है वहाँ पर मच्छर भी होगा कि नहीं होगा? अब मच्छर को मारने के लिए इसमें दवाई छींटेंगे तो उससे भी जल प्रदूषण होगा, है ना? तो यही लिखा गया है भारत में नदियों के प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित है, जो मेन कारण है निम्नलिखित है, मतलब नीचे लिखा गया है। पहला कारण नगर का कचरा नदी में बहाना। अब कोई नगर है, वहाँ पे जो भी कचरा इकट्ठा हुआ, उसको जाकर के नदी में बहा दिए। लोग सोचता है कि नदी में बहा दिए तो बह के चल जाएगा अपना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भैया वो वहीं रह जाता है, किनारे वगैरह लग जाता है तो नदी उससे प्रदूषित होगा। पहला कारण ये हो गया। कल कारखानों का अपशिष्ट पदार्थ मतलब समझिए कचरा पदार्थ नदी में बहाना। अब कल कारखाना जो फैक्ट्री लगा हुआ है, उससे भी जो कचरा बना उसको भी नदी में बहा दिए।
मृत जीव जंतु को नदी में फेंकना। अब आप लोग के इलाका में तो भैया बिहार वगैरह सब में तो ये सब होता ज़्यादा है कि कोई पशु मर गया, कोई जीव जंतु मर गया, कुत्ता मर गया, बकरी मर गया, बिल्ली मर गया, गाय मर गया, इसको जाकर के नदी में फेंक दिया जाता है, बदबू भी आता है। तो ये सब काम कर रहा है, तो इससे भी जल प्रदूषण हो रहा है। तालाब में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करना, मच्छर मारने के लिए कीटाणुनाशक दवाई मार देता है, कीड़ा मरने के लिए कीटाणुनाशक दवाई छिड़ देता है। इससे तो आपको लग रहा है कीटाणु मर रहा है, लेकिन वो आपका नदी को प्रदूषित कर रहा है। नदी का जो मछली है वो भी मर जाएगी उससे, मर करके वो प्रदूषण फैलाएगी, है कि नहीं? तो ये सभी कारण है, लिख देंगे तो आराम से आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए जी, लास्ट प्रश्न है, उसके बाद डैम वगैरह हम थोड़ा-सा देखेंगे। प्रश्न है कि नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया। अब नदी घाटी परियोजना मतलब कोई नदी बह रही है, भैया ये देखिए इधर से आपकी नदी बह करके आ रही है और यहाँ पर ये बना दिया हमने बाँध, ये बना दिया हमने बाँध। इसी को बोलते हैं, ये जो बाँध बना करके ये नदी का पानी इधर रोके, इसी को बोलते हैं नदी घाटी परियोजना। अब इसका क्या उद्देश्य है? देखिए नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है, नदी घाटियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को हल करना है। अब नदी घाटी से जुड़ी कैसा-कैसा समस्या हो सकता है? पहला बात तो सर जी बाढ़ आ सकता है नदी से, तो इस समस्या का नियंत्रण होगा। उसके बाद सर जी इसका उपयोग हम लोग सिंचाई में कर सकते हैं, पानी पीने में कर सकते हैं, इसका उपयोग बिजली उत्पादन में कर सकते हैं, इस सब में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग नदी के ऊपर में बाँध बना देते हैं और उससे विभिन्न प्रकार का फ़ायदा लेते हैं। तो यही है नदी घाटी परियोजना, इसका मुख्य उद्देश्य नदी घाटी से जुड़ी समस्याओं को हल करना है, जैसे बाढ़ का नियंत्रण करना, मृदा अपरदन को रोकना। अब नदी बहेगी स्पीड में, अपने आस-पड़ोस का मिट्टी काट के ले जाएगी, तो इससे मृदा अपरदन होगा। सिंचाई और पीने का पानी, उद्योग के लिए पानी, गाँव, नहर, नगरों के लिए जल विद्युत उत्पादन करना इत्यादि शामिल है। इसमें क्या-क्या फ़ायदा होता है? सर जी गाँव हो गया, आपका नगर हो गया, इस सब के लिए जो बिजली होता है, वो आपका इसी से मिल जाता है। तो ये देख रहे होंगे भैया, इधर देख लीजिए, ये पानी बह के आ रहा था, ठीक है? और यहाँ बना दिया आपका बाँध और ये बाँध खुल गया, जिससे पानी नीचे से इधर आ रहा है, ठीक है? चलिए अगला इमेज देखें, ये देखिए, ये है आपका बाँध, यही है परियोजना और इधर से आपकी नदी बह के जा रही है और नदी फिर बाँध इसमें कहीं फाटक होगा नीचे में, उसको खोलेगा तो पानी उस तरफ चल जाएगा। अब यहाँ पे जो पानी है, इस पानी का क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं जी? सर जी इसका तो बहुत यूज़ कर सकते हैं। अभी आपने बताया क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं बच्चा? इसका यूज़ में हम लोग पहली बात तो सर जी इसके बारे में बात करें, इससे हम लोग इसमें मछली पाल सकते हैं। पाल सकते हैं, नहीं पाल सकते? अरे सर जी बिल्कुल पाल सकते हैं और क्या कर सकते हैं इसमें? सर जी इसका उपयोग हम लोग बिजली उत्पादन में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं और सर जी इससे हम लोग मिट्टी का कटाव रोक सकते हैं। इसी को बोलते हैं मृदा मृदा अपरदन भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? और बात करें इससे तो इससे बाढ़ इलाका में यदि पानी स्पीड में बहेगा तो इलाका में बाढ़ आ जाएगा। इससे आपका बाढ़ नियंत्रण भी कर सकते हैं। इस सब कारण इसका लिख दीजिएगा कि यही सब वजह से हम लोग नदी घाटी परियोजना बनाते हैं, यही उद्देश्य है इसका, ठीक है? और देख लीजिए ये भी डैम है भैया, इधर से आपका पानी आ रहा है और ये फाटक खुला है तो पानी बह रहा है आराम से। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी बच्चा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख के बताइएगा। उम्मीद है कि आपको आज की ये कक्षा बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। बच्चा क्लास को एक लाइक कर देंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और एक धमाकेदार शेयर भी ज़रूर से कर देंगे। मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में जो 10वीं की एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन करने आना चाहिए और खुद से सॉल्व करने भी आना चाहिए, ठीक है? इसका पीडीएफ आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से मन करे वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, याद रखिएगा शाम को 7 बजे। तब तक हँसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।